हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पोषण एवं स्वास्थ्य का एक वीडियो मैंने पहले ही ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज दूसरा वीडियो लेकर आया हूं क्योंकि पहले वीडियो में आपने आपने बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि सर दूसरा वीडियो लेकर आए। आज हम महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित 100 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सुपर फास्ट रिवीजन आपका चलने वाला है। आप अपनी तैयारी को यहाँ से बेहतर तरीके से कर सकते हो। आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 100 से पढ़ेंगे 200 तक, और बहुत ही कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। और आप भी अपनी तैयारी को देख सकते हो कि आपकी तैयारी किस लेवल पे और किस लेवल पर नहीं है, क्योंकि कम समय में सबसे अच्छी तैयारी आपका, क्योंकि आपका जो समय है बड़ा ही कीमती है। इस समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको सुपर फास्ट रिवीजन करवा रहे हैं। क्लियर है? तो सभी दीदी भाइयों एवं बहनों को नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी जानकारी आपको दी जा रही है। आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण एवं स्वास्थ्य का सेकंड वीडियो पार्ट 2 लेकर आए हम। पहले पार्ट में हमने आपको 50 क्वेश्चन पढ़ाए थे। कितने, अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, क्योंकि पहला पार्ट में बहुत ज़्यादा लोगों ने देखा है, इसलिए दूसरा पार्ट में लेकर आया हूँ। आज मैं आपको कम समय में 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो आप अपना आंसर चेक कीजिए कि आपका कितने आंसर 100 क्वेश्चनों में से कितने गलत होते हैं और कितने सही। कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए। चलो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है? आराम से आप आंसर बताइए। पाइनल ग्रंथि, प्यूटरी ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि या एड्रनल ग्रंथि? तो जवाब दीजिए जल्दी से। तो ये आपकी जो ग्रंथि है वो प्यूटरी ग्रंथि है। प्यूटरी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करने के लिए क्या है? जिम्मेदार। सेकंड क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन समाप्त कहाँ होता है? प्रोटीन का पाचन समाप्त कहाँ होता है ये आपको बताना है। शेषांत्र, मुख्य, ग्रहणी या आमाशय? तो प्रोटीन का पाचन जो समाप्त होता है वो कहाँ पर होता है? तो शेषांत्र में। कहाँ पर होता है साथियों? शेषांत्र में। क्लियर? ICDS का उद्देश्य माँ की क्षमता का विकास, जिससे वे शिशु की देखभाल स्वयं कर सकें, परिवार नियोजन के उपायों को बढ़ावा देना, महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना, किशोरियों को रोजगार गतिविधियों से जोड़ना। जल्दी से इसका आंसर बताइए। ICDS का मुख्य उद्देश्य है माँ की क्षमता का विकास, जिससे वे शिशु की देखभाल स्वयं कर सके। क्लियर है? अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा, जैसे कि बहुत सारे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं, महिला पर्यवेक्षक की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप जरूर वीडियो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में कब जोड़ा गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। तो शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार के रूप में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है? आज हम इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें, ज़्यादा फैक्ट नहीं बता रहे, क्योंकि आज हम सुपर फास्ट रिवीजन है। आज का जो रिवीजन है वो सुपर फास्ट है, इसमें हम ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं बता रहे। लेकिन जब नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको कम क्वेश्चन रहेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों शिशुओं को शिक्षा का अधिकार। तो कौन से अधिकार हैं ये आपको बताना है। तो मूल अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित हैं। संवैधानिक अधिकार है उपयुक्त, तो ये मूल अधिकार है। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों और शिशुओं को शिक्षा का अधिकार कौन सा है? मूल अधिकार आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 105, किसी वयस्क घायल के CPR में छाती के दबाव और बचाव श्वास का सही अनुपात क्या होना चाहिए? छाती का दबाव और बचाव का सही अनुपात क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो 30 संपीड़न 2 बचाव सांसें, 30 संपीड़न और 2 बचाव सांसें, ये आपका होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा
भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए? जल्दी से बताइए। तो ये 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा बाल अधिकार संधि पर हस्ताक्षर 11 दिसंबर 1992 को 11 दिसंबर 1992 को। पॉक्सो एक्ट का विस्तार प्रारंभ हुआ कहाँ, किस धारा में बताया गया? साथियों अभी तक आपने अगर हमारी एक्ट की क्लास नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लीजिए। बहुत सारे एक्ट के वीडियो हमने अपलोड कर चुके हैं, उसमें पूरा का पूरा विस्तार से जानकारी है। पॉक्सो एक्ट का विस्तार प्रारंभ पूरा नाम किस धारा में बताया गया? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये धारा 1 में बताया गया। क्लियर है? स्किल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की गई थी? स्किल सेल उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की गई? जल्दी से बताएं। तो 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को 1 जुलाई 2023 को। अगला क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना का आरंभ कौन से वर्ष किया गया? यहाँ से क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, डेट से क्वेश्चन आपका आएगा और एग्जाम में पूछा जाएगा। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप योजना 2005 और 2006 में प्रारंभ की गई थी। 2005 और 2006 में प्रारंभ की गई थी। IFA की गोलियां गर्भावस्था कितने माह से शुरू की जाती है? IFA की गोलियां गर्भावस्था में कितने माह से शुरू की जाती है? तो 4 माह से शुरुआत की जाती है। क्लियर है? साथियों यूट्यूब पर बहुत वीडियो डले हुए हैं आपको गुमराह करने के लिए। मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा गुमराह करेंगे, वो बहुत सारी जानकारी दे रहे हैं, लेकिन YouTube पर 12-12 घंटे की क्लास में आपको 20-20, 25-25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आप अपना कीमती समय, ज़्यादा से ज़्यादा समय आप किताबों पर दीजिए। और मैं भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने पढ़ रखा है, इसलिए मैं सुपर फास्ट रिवीजन आपको बता रहा हूँ। 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। लोग बाग 12-12 घंटे में इतने क्वेश्चन करवाते हैं। क्लियर है? और आपको बता दें जितने भी यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन चैनल हैं, सभी का कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। आप बोले, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर ये उस कोचिंग का कंटेंट है। जितनी भी कोचिंग इंदौर की है, जहाँ की भी इधर उधर की जितनी भी कोचिंग है, महिला पर्यवेक्षक के संपूर्ण नोट्स आपको नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आपको मिल जाएंगे। और टेलीग्राम पर भी सभी कोचिंगों के नोट्स डले हुए हैं और अपने खुद के भी नोट्स बने हुए हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जन्म के समय लड़की का वजन कितना होना आवश्यक है? तो जन्म के समय लड़की का वजन जो है वो 2.5 किलो, 4 से 3 किलो। देखो इनमें से कोई नहीं। वैसे हम बता दें जन्म के समय 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होना चाहिए। 2.5 किलो से 3.5 किलो के बीच में होता है। अब कंफर्म बोले कि 2.5 किलो बोले तो गलत भी हो सकता है, तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। 2.5 से 3.5, तो इसमें हम ए लगा सकते हैं वैसे तो 2.5 किलो से, और अलग अलग कंडीशन होती है इसमें, तो 2.5 से 3.5 के बीच में होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन सी योजना बच्चों के अधिकार के संरक्षण हेतु संचालित है? इनमें से कौन सी योजना बच्चों के अधिकार से संरक्षण हेतु संचालित है? तो मिशन वात्सल योजना। मिशन वात्सल योजना, बिल्कुल। पूरक पोषण आहार किसे दिया जाता है? पूरक पोषण आहार किसे दिया जाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गर्भवती महिला को, शिशुवती महिला को, 6 माह से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे को, उपरोक्त सभी। तो साथ ही इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किसी को आपत्ति नहीं होगी, कोई कमेंट, अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखे तो और भी मैंने इसका पहला पार्ट अपलोड कर दिया, ये पार्ट नंबर 2 है। क्लियर है? थोड़ा सा फास्ट बोल रहे थे, अब हम स्लो बोलेंगे। क्लियर? शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा किस आयु के बच्चे को दिया जाता है? शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा की सुविधा किस आयु के बच्चों को दिया जाता है? तो 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे को। टीकाकरण की सुविधा MJS आयु तक के बच्चे को मिलती है। टीकाकरण की जो सुविधा है वो कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों को मिलती है, जो आपको बताना है। तो ये 6 वर्ष के बच्चे तक के आयु को मिलती है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहाँ लागू नहीं है? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कहाँ लागू नहीं है?
पांडिचेरी में लागू नहीं है। एक और एक्ट की क्लास लेके आएंगे जिसमें एक्ट ही एक्ट के क्वेश्चन होंगे आपके। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 117 क्वेश्चन। लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, तो कौन सा है भाई? लाख के कीड़े का पोषक पाइप है, तो जे व्यूटिया मोनोस्पर्मा। व्यूटिया मोनोस्पर्मा। समय से पूर्व स्तनों का विकास क्या कहलाता है? समय से पूर्व स्तनों का विकास क्या कहलाता है? प्रीमेच्योर। प्रीमेच्योर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 118 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। देखो अभी 10 मिनट हुए और आपने 18 क्वेश्चन पढ़ लिए। इसको बोलते हैं सुपर फास्ट रिवीजन। क्लियर है? प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो किस दर से होती है? तो प्लेसेंटा में फीटल ब्लड फ्लो किस दर से होता है ये आपको बताना है। तो ये जो होता है 400 ml प्रति मिनट के हिसाब से, 400 ml प्रति मिनट के हिसाब से। कोप्लिक स्पॉट्स किस रोग की विशिष्ट पहचान है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोप्लिक स्पॉट्स किस रोग की विशिष्ट पहचान है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो बताइए हैजा का है कि तपेदिक का है कि खसरा का है कि इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ। तो ये आप कमेंट करके बताना। क्या करके बताओगे? कमेंट करके बताना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम बताएं भी तो सही। 120 का आंसर आप क्या बताओगे? क्लियर है? अगला 121 का क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गन्ने के रेशे में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? गन्ने के रेशे में कौन सा रोग उत्पन्न होता है ये आपको बताना है। तो बेगेसोसिस, बेगेसोसिस होता है, बेगेसोसिस होता है भाई। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलिका की धूल में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? सिलिका की धूल में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये सिलिकोसिस होता है। कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS कार्यक्रम के तहत प्रदान नहीं की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी सेवा ICDS कार्यक्रम के तहत प्रदान नहीं की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरक आहार किया जाता है, पूर्व विद्यालय शिक्षा भी की जाती है, आहार और स्वास्थ्य शिक्षा भी। तो ICDS छोटी मोटी बीमारी का इलाज नहीं किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है ICDS कार्यक्रम के तहत पूरक आहार दिया जाता है, पूर्व विद्यालय शिक्षा दी जाती है, आहार और स्वास्थ्य शिक्षा भी दी जाती है। तपेदिक का पुष्टिकरण परीक्षण कौन सा है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तपेदिक का पुष्टिकरण परीक्षण कौन सा है? तो थूक परीक्षण। कौन सा है? थूक परीक्षण। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तपेदिक का सामान्य रूप से कौन सा है? तपेदिक का सामान्य रूप कौन सा है? तपेदिक का सामान्य रूप कौन सा है? तो अस्थिक्षय रोग, मस्तिष्क तपेदिक, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, आंतों का। तो इसका सामान्य रूप है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। प्लमोनरी ट्यूबरकुलोसिस। डिप्थीरिया का निदान करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? डिप्थीरिया का निदान करने के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है? तो सिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिक टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रमण है। डिप्थीरिया एक तीव्र संक्रमण है जो डिप्थीरिया का कारण है। जो किसका? डिप्थीरिया का कारण है। तो ये कौन सा होगा? कोरिन बैक्टीरिया डिप्थीरिया। कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया। डिप्थीरिया में पाई जाने वाली घूमर पीली झिल्ली कहाँ पाई जाती है? डिप्थीरिया में पाई जाने वाली घूमर पीली झिल्ली कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। तो ये पाई जाती है टॉन्सिल के ऊपर, कृष्णी के ऊपर, स्वर यंत्र के ऊपर, उपरोक्त सभी। तो सभी के ऊपर पाई जाती है। डिप्थीरिया के क्वेश्चन कवर हो गए पूरे के पूरे। अगला क्वेश्चन, बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे आम कारण कौन सा है? बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे आम कारण कौन सा है? तो चिकन पॉक्स, रुबेला, इन्फ्लुएंजा, ये मम्स।
तो बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे आम कारण है मम्स। रूबेला किस स्थिति में अधिक जटिल है? रूबेला किस स्थिति में अधिक जटिल है, ये आपको बताना है। तो शिशु आयु में, वयस्क में, गर्भावस्था में या सभी में? रूबेला गर्भ अवस्था में जटिल अवस्था में हो जाता है। रूबेला किस स्थिति में अधिक जटिल है? तो गर्भावस्था में। खसरे के टीके का विषैला प्रभाव कौन सा है? खसरे के टीके का विषैला प्रभाव कौन सा है? तो झटका आना, हाइपरपिरेक्सिया, टॉक्सिन शॉक सिंड्रोम, पैंचिस। जल्दी से कमेंट करके बताओ साथियों, खसरे के टीके का विषैला प्रभाव क्या है? आप अपने आप को तैयार करना, अपने आप को चेक करना है कि आप 100 क्वेश्चनों में से कितने सही कर रहे हैं और कितने गलत। जैसे ही मैं 4 ऑप्शन बोलूँ आपका आंसर तुरंत आ जाना चाहिए। इसका आंसर है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। क्योंकि मैं आपको पढ़ के ही सुना रहा हूँ, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। मैं आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस आपकी तैयारी कितनी है कितनी नहीं है ये चेक करने के लिए मैं आपके लिए 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप ईमानदारी से कमेंट करके बताना कि 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने गलत। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 131 क्वेश्चन हो गए आपके साथियों। अगला क्वेश्चन 132। खसरे के संक्रमण के लिए कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए। 3 से 6 माह, 3 माह से 3 साल, 6 माह से 3 साल, 6 माह से 6 साल। तो इसका आंसर सी, 6 माह से 3 साल। खसरे के संक्रमण के लिए कौन सा आयु वर्ग सबसे अधिक संवेदनशील है? तो 6 माह से 3 साल। खसरा का कारक है, खसरा का कारक आपको बताना है। तो पेरा माइको वायरस, पेरा माइकोसो वायरस। चेचक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता? तो नहीं होता ये पूछा। चेचक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता? चेहरा होता है, चेहरा होता है भाई, गोइनो भी होता है, एक्सिला भी, हथेली और तलवा ये नहीं होता। इसका आंसर जे होगा। चेचक में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित नहीं होता? हथेली और तलवों में चेचक प्रभावित नहीं होता। चलो, चिकन फॉक्स किसके द्वारा फैलता है? जल्दी से बताओ, चिकन फॉक्स किसके द्वारा फैलता है? अपशिष्ट जल, अस्वच्छ भोजन, ओरोफनिजन स्त्राव या गंदे हाथ, ये आपको बताना है। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है? तो सी राइट आंसर होगा, ओरोफरिंजियन स्त्राव। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित मातृत्व एवं बच्चों के स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस योजना को वर्ष 1997 में प्रारंभ किया गया था? सुरक्षित मातृत्व के लिए 1997 में कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी? भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी योजना, किशोरी शक्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना। इसका आंसर है डी वाला, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 1997 में हुआ था। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखो साथियों, आपको सुपर फास्ट रिवीजन है, इसमें आप 100 क्वेश्चन आप 30 मिनट के अंदर पढ़ने वाले हो। आप अपने आप को चेक कर रहे हो, इसलिए मैं इसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्ट आपको नहीं बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा फैक्ट वाला वीडियो भी मैं अभी आपको लेके आने वाला हूँ, बड़ा ही शानदार होने वाला है वो भी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वे रोग है जिससे रक्त में यूरिक एसिड का उच्च स्तर विशेषता है। वे कौन सा रोग है जिससे रक्त में यूरिक एसिड, किसका? यूरिक एसिड का उच्च स्तर विशेषता है। तो रोमेस्टिम आर्थीटीस गाउट, गाउट वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा। ओंकोजिन किससे संबंधित है? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ओंकोजिन किससे संबंधित है ये आपको बताना। कैंसर से, यक्ष्मा से, हेपेटाइटिस से, आंत्रजुगर से। तो ये किससे संबंधित है? कैंसर से संबंधित है। उतले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को निम्नलिखित में से बीमारी को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों, एक मिनट, उतले हैंडपंप से पानी पीने वाले
लोगों को निम्नलिखित बीमारियों को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना रहती है। तो कौन सी बीमारी से पीड़ित नहीं रह सकते? पीलिया हो सकता है भाई, हैजा हो सकता है, आंत्र ज्वर भी हो सकती है, और फ्लोरोसिस ये नहीं होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब इसका इंतजार कर रहे हैं। दिए गए कथन और कारण पर विचार कीजिए। दिए गए कथन और कारक पर आपको विचार करना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बताइए। चेचक एक वायरस द्वारा फैलता है, रोगी को अलग बिस्तर पर आराम करना चाहिए। इसमें से आपको बताना है। दावा गलत है, कारण सत्य है। पहला सही है क्या? नहीं। अभिकथन और कारण दोनों सही है। चेचक एक वायरस द्वारा फैलता है, बिल्कुल सही है। और रोगी को अलग बिस्तर पर आराम करना चाहिए, ये भी सही है। अभिकथन और कारण दोनों सही है। कारण अभिकथन पर क्या है? आधारित है। बिल्कुल राइट आंसर है आपका 140 का बी वाला। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, आंसर सीट भी देख लो आप इसकी। जवाब, शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है? शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है, ये आपको बताना है। कोशिकाओं को का अनियंत्रित गुणन, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु और अंततः मृत्यु हो जाती है। नई कोशिकाओं का निर्माण, समाप्त हो जाना, जिससे धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। शरीर में विषैले रसायनों का संग्रहण और अंत मृत्यु हो जाती है। शरीर में घाव और अंत में मृत्यु के कारण दिमाग का काम करना। तो आपको बताना है कि शरीर की किस स्थिति को कैंसर कहा जाता है। तो ए आपका राइट हो आंसर होगा। कोशिकाओं का अनियंत्रित गुणन, कोशिकाओं का अनियंत्रित गुणन, जिससे कोशिकाओं की मृत्यु और अंततः मृत्यु हो जाती है। ये आपका राइट आंसर होगा। 141 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं साथियों। आगे बढ़ते हैं। कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है। हमें पता है कि आपका समय बड़ा ही कीमती है, इसीलिए हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं बता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य दायित्व में शामिल नहीं है? तो आपको बताना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य दायित्व में क्या शामिल नहीं है। तो इसका सभी आप बताओगे। गांव का नक्शा तैयार करने में सहयोग देना, गांव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना, जन्म का पंजीकरण करना, गर्भवती माताओं का पंजीयन करना। तो आप इसका आंसर बिल्कुल बता सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गांव की अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाना। तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कार्य दायित्व में शामिल नहीं है। बाकी आपका ये शामिल है। गांव का नक्शा तैयार करने में सहयोग करती हैं, जन्म का पंजीयन करने में भी सहयोग करती है, गर्भवती माताओं का पंजीयन करना भी करती हैं। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीमारी के उपचार की आवश्यकता शर्त क्या है? मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत बीमारी के उपचार की आवश्यकता शर्त क्या है? मैं सभी दीदियों, सिस्टर, बहनों, भाइयों से निवेदन करता हूं कि क्वेश्चन आप जब एग्ज़ाम में बैठे हो तो क्वेश्चन आप बड़े ही अच्छी तरीके से समझना। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप उसका आंसर दे पाओगे। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझा आपने तो आंसर आप नहीं दे पाओगे। इसलिए क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है। बीमारी उपचार योग्य हो, जीवन प्रत्याशा में औसत न्यूनतम 2 वर्ष की वृद्धि की संभावना हो, एक बीमारी के लिए एक बार ही स्वीकृति की जाए। तो इसका आंसर तीनों सही है, 1, 2, 3। ये शर्तें होना बड़ा ही आवश्यक। अगला, जीवाणु की वृद्धि बहुगुणन में सहायता के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणुओं की वृद्धि और बहुगुणन में सहायता के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो जल की, खाद्य पदार्थ की, उपयुक्त तापमान की, उपयुक्त सभी। ये सभी लोग जवाब दे सकते हैं। इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। किसी भी चीज़ में वृद्धि के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, खाद्य पदार्थ की भी आवश्यकता होती है, उपयुक्त तापमान की भी आवश्यकता होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सभी साथियों से आग्रह करेंगे कि महिला पर्यवेक्षक की अगर आप तैयारी कर रहे हो और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर, अगर अभी तक आपने हमारा दिवस वाला वीडियो नहीं देखा, फुल फॉर्म वाले वीडियो नहीं देखे,
पोषण वाले वीडियो नहीं देखे आपने, इससे पहले हम महिला मैनेजमेंट का वीडियो डाल चुके हैं। तो सभी कम समय में अच्छी तैयारी, अच्छा रिवीजन आपको हम करवा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम वाकई में अच्छा रिवीजन करवा रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, तो हम मोटिवेट होते हैं आपका कमेंट को देख के, हम और वीडियो लेकर आएंगे। और अगर आपके लिए लाभदायक नहीं है तो हम बिल्कुल वीडियो नहीं बनाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो, अगर आपके लिए लाभदायक है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? दांत के निर्माण में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फ्लोराइड। तो दांत के निर्माण में सभी तत्व शामिल होते हैं, उपरोक्त सभी। महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना 1985 में किस मंत्रालय के एक भाग के रूप में की गई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथियों। महिला एवं बाल विकास की स्थापना 1985 में हुई, किस मंत्रालय के एक भाग के रूप में किया? तो हम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला संसाधन विकास मंत्रालय, बाल संसाधन विकास मंत्रालय या जन संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये तो सभी को पता होगा, तो ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों में से आपका एग्जाम में आ जाएगा साथियों। ये हम 1000 क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग मिशन संबंधित नहीं है। आपको ये बताना किससे संबंधित नहीं है, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो महिला अधिकारों के बारे में जागरूकता का विकास करना, इससे तो संबंधित है। महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक शक्तिकरण को बढ़ावा देना, इससे भी संबंधित है। बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता विकास करना, तो इससे भी संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो हमारे सभी आंसर हो रहा है। अगला क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिशन वात्सल योजना के संचालन हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर निम्न अनुसार संरचना है। तो मिशन वात्सल किससे संबंधित है? राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, यह उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए मिशन वात्सल किससे संबंधित है? तो जवाब दीजिए, उपरोक्त दोनों इसके आंसर होंगे, राज्य बाल संरक्षण समिति और राज्य दत्तक ग्रहण संस्थान अभिकरण, उपरोक्त दोनों। अगला क्वेश्चन, ओरल रियाट्रैक्शन सोल्ट घोल चिकित्सा का उपयोग खालिस्तान के उपचार के लिए किया जाता है। तो कब्ज के लिए, अल्सर के लिए, मोटापे के लिए, ये संगठित दस्त के लिए। तो ओरल रिहाइड्रेशन सोल्ट दस्त संग्रहण के लिए किया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न, और साथियों 150 क्वेश्चन जो आपके 28 मिनट में कंप्लीट हो गए। अब बताओ आप इससे सुपर फास्ट रिवीजन आपको क्या चाहिए? डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना वाला एक विषाणु जन्य रोग है, वो किसके द्वारा संचालित होता है? तो आपको पता है एडिस मच्छरों द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम द्वारा, एनोफिलिस या तो एडिस मच्छर द्वारा होता है। डेंगू बुखार तेजी से फैलने की संभावना किसके द्वारा होता है? तो एडिस मच्छर द्वारा होता है। क्लियर है? तो ये आपके 150 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब में आज जो हम पढ़ेंगे वो 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 100 से 200 क्वेश्चन। क्लियर है? तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका कमेंट ही आपको पता चलता है कि आपके लिए हम जो बना रहे हैं वो वीडियो अच्छा है या बुरा। अगर आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन 151, विधि का उल्लंघन करने वाले ऐसे बालकों को जिनके बारे में ये पाया गया है कि उन्होंने अपराध किया है को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुनर्वास हेतु कहाँ रखा जाता है? ये प्रीवियस एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आया था और इसमें भी आपसे पूछा गया। तो बताइए कहाँ पर रखा जाता है? जेल में, कोर्ट रूम में, विशेष गृह में या बाल संप्रेषण गृह में? तो ये कहाँ पर रखा जाता है? जल्दी से बताइए। तो ये विशेष गृह में रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? विशेष गृह, इससे संबंधित होता है। पोलियो विषाणु शरीर में खालिस्तान के माध्यम से प्रवेश करता है
तो पोलियो विषाणु शरीर में किसके माध्यम से प्रवेश करता है ये बताइए। तो संक्रमित भोजन और जल, कुत्ते के काटने से, खांसी से या मच्छर के काटने से। पोलियो जो विषाणु होता है वो संक्रमित भोजन और जल के माध्यम से प्रवेश करता है शरीर में। क्लियर है? सभी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आपकी लाइफ से संबंधित हैं, आगे लाइफ जीने से संबंधित है और पूरी लाइफ में काम आने वाले क्वेश्चन हैं। 153, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? आप बता सकते हो आराम से, इनमें से कौन गर्भावस्था की समस्या नहीं है? उबकाई और उल्टियाँ, दांत सड़ना, कब्ज, एडिमा, तरल एकत्र होने में उत्पन्न सूजन। तो भाई आराम से आप इसका आंसर बता सकते हो, दांत सड़ना। दांत तो कभी भी सड़ सकते, किसी के भी सड़ सकते, बच्चा, बूढ़ा, जवान, जरूरी थोड़ी ना गर्भवती महिला के ही दांत सड़े। तो ये इसकी क्या नहीं है, समस्या नहीं है। यदि शिशु का वजन जन्म के समय 2 किलोग्राम से कम है तो तत्काल क्या करना चाहिए? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। शिशु को रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, दादी को दिखाएं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिखाएं या इनमें से कोई नहीं। तो आप सब समझदार हो, अगर 2 किलो से वजन कम होता है तो शिशु को रोग विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। शिशु जो विशेषज्ञ होता है डॉक्टर, उसको दिखाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही महत्वपूर्ण। 7 से 9 माह आयु के बच्चे को पोषण प्राप्त होता है। 7 से 9 माह के बच्चे को कितना पोषण प्राप्त होता है ये आपको बताना। 70% स्तनपान से और 30% पूरक आहार से। 30% स्तनपान से, 70% पूरक आहार से, यह उपरोक्त दोनों। तो 7 से जो 9 माह का बच्चा 70% स्तनपान से और 30% पूरक आहार से क्या प्राप्त होता है? पोषण प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक स्वस्थ महिला का हीमोग्लोबिन HB का स्तर कितना होना चाहिए? ये सभी महिलाओं को पता होना चाहिए कि आपके अंदर खून कितना होना चाहिए एक स्वस्थ महिला को। तो स्वस्थ महिला सब बता देंगे कितना होना चाहिए। 10 mg, 8, 12 या 7? कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए। क्लियर है? ये सभी को पता होना चाहिए, सभी। अगला क्वेश्चन, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के लिए सही सम्मिलित कीजिए। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। सही सम्मिलित कीजिए, तो एक का आपको बताना है अध्याय 3 में क्या। सही सम्मिलित कीजिए अध्याय और विषय। तो अध्याय 3 आयोग के कृत्य और शक्तियाँ, बिल्कुल सही है। अध्याय 4 राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, ये दोनों बातें सही हैं। बाकी वित्त लेखा संप्रेक्षण 5 में नहीं है। तो 1 और 2, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 157 का बी। तो अधिनियम जरूर पढ़ के जाना आप, अधिनियम से क्वेश्चन आएंगे और हमने अलग से वीडियो भी बना के अधिनियम डाल रखे। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम के अनुसार संरक्षण अधिकारी का कर्तव्य क्या है? जल्दी से बताओ, ये हमने पढ़ाया। मजिस्ट्रेट को उनके कर्तव्य निर्वहन में सहायता देना, मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर आवेदन देना, उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ, तो ये दोनों ही आपके सही है। मजिस्ट्रेट को उसके कर्तव्य निर्वहन में सहायता देना और मजिस्ट्रेट को व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर आवेदन देना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। घरेलू हिंसा में महिला के संरक्षण अधिनियम के अनुसार मजिस्ट्रेट किसी दंडनीय अनुतोष के आदेश जारी करते समय किस बात का ध्यान देगा? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो उपार्जनों की हानि, चिकित्सक व्यय, संपत्ति का नाश, संतान का भरण पोषण। तो इसमें से किस पर ध्यान देगा? तो ये सभी पर ध्यान देगा, क्योंकि जो व्यथित व्यक्ति होता है जिसके साथ घटना घटी है उसके बारे में पूरी चीज़ों पर ध्यान देगा। चलो साथियों आगे बढ़ते हैं। 160 नंबर का क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने एक्ट नहीं पढ़ा है तो आप नारायण अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाकर एक्ट पढ़ सकते हो और इसके भी MCQ हम लेकर आने वाले हैं।
डिटेल में पढ़ा रखा है, एमसीक्यू लेके आएंगे। अगला, बाल विवाह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो पहली बात तो सुन लो, 1978 से पहले लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। ये कथन बिल्कुल सत्य है। आपको गलत बताना है कौन सा, ये सत्य। 1978 में 78 से पहले लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। 1978 में लड़की की शादी की आयु का बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया था, बिल्कुल सही है। और दिसंबर 2020 में बाल विवाह में महिलाओं की आयु को लेकर एक टास्क फोर्स ने नीति आयोग को रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। गलत बताना है तो आप बता दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तो तीनों सत्य है, तो आपका आंसर आ जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। बाल विवाह को शून्य करने की अर्जी किसी भी समय किंतु बालक के वयस्कता प्राप्त करने के 2 वर्ष पूर्व फाइल की जा सकेगी। कितने वर्ष पूर्व? 2 वर्ष पूर्व। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिए। किशोरी बालिका योजना अंतर्गत होने वाले व्यय का कितना प्रतिशत क्रमशः भारत शासन एवं राज्य शासन द्वारा वहन किया जाता है? किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत तो भारत सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत 50-50%। कितना परसेंट? 50-50। सभी क्वेश्चन आप चेक कर लीजिए, आपकी कितनी तैयारी है। 100 क्वेश्चनों में से आप कितने क्वेश्चनों के जवाब दे पा रहे हो, कितने के नहीं दे पा रहे हो, ये कमेंट करके जरूर बताइए। चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस योजना में केंद्र एवं राज्य का अंशदान क्रमशः कितना है? तो केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में कितना देती है? तो केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40%, या 40%, 60%, 50% या 75% या 25%। जल्दी से बताओ इसका आंसर, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो केंद्र सरकार 60% देती है और राज्य सरकार 40%। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हार्मोन जो स्तनों में एल्बियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, तो वे कौन सा है, ये आपको बताना है। तो बताना है भाई, प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिस, ल्यूटिनाइसिंग या एस्ट्रोजन। तो हार्मोन जो स्तनों में एल्बियोली को उत्तेजित करता है जिसके परिणाम स्वरूप दूध का उत्पादन होता है, वो है प्रोलैक्टिन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जल जाने पर सबसे पहले क्या उपचार किया जाता है? जब जल जाते हैं तो सबसे पहले क्या उपचार करना पड़ता है? नहीं तो तुम जले पे पानी डाल दो भाई, गर्म पानी, मिट्टी डालना, ठंडा पानी या बर्फ़, उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कोई व्यक्ति जल जाता है तो सबसे पहले ठंडा पानी या बर्फ़ से उसको यूज़ करते हैं। क्लियर है? उपचार करते हैं। अगला क्वेश्चन पूरे रियल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए हम आपसे एक ही बात बोलेंगे, जब भी आप पेपर एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, पेपर सोल्व कर रहे हो, तो बड़ा ही सोच समझ के क्वेश्चन को पढ़ना, ऑटोमेटिक ही आंसर आपको आ जाएंगे, क्योंकि रियल लाइफ से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा है। बस कुछ चीज़ें जो जैसे परिभाषा और जो सन वगैरह होगी वो तो आपको याद करना पड़ेगी, बाकी तो बहुत सारे क्वेश्चन तो माइंड से ही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? चोट के कारण मांसपेशियों का नीला पड़ना क्या कहलाता है? स्प्रेन कहलाता है, स्टेन कहलाता है, कंट्यूशन कहलाता है, एब्रेजन कहलाता है? तो ये कहलाता है कंट्यूशन। कंट्यूशन। क्लियर है? कंट्यूशन कहलाता है। हड्डी व त्वचा दोनों का टूटना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हड्डी व त्वचा दोनों का टूट जाना क्या कहलाता है? साधारण फ्रैक्चर, मिश्रित फ्रैक्चर, मल्टीपल फ्रैक्चर या ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? हड्डी व त्वचा दोनों का टूट जाना आपका मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मिश्रित फ्रैक्चर कहलाता है, बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। ये किसने कहा गया था, ये कहाँ कहा गया था, ये इसने पूछा। स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, ना कि केवल बीमारी और दुर्बलता की अनुपस्थिति। ये बोला था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन ने, नेशनल लीग फॉर नर्सिंग ने, या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने? तो ये बोला था विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसके द्वारा मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि की गई है? मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि की गई है किसके द्वारा? लुईस पास्चर द्वारा, रॉबर्ट कोच द्वारा, रोनाल्ड रोस द्वारा, ल्यूवेन हॉक द्वारा। जल्दी से बताइए साथियों, तो ये किसके द्वारा की गई थी? मलेरिया परजीवी से मलेरिया होने की पुष्टि रोनाल्ड रोस द्वारा की गई थी। रोनाल्ड रोस द्वारा की गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी में कौन सा रोग होता है? 13वें गुणसूत्र की ट्रायोसोमी में कौन सा रोग होता है? तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, पटाउ सिंड्रोम, इनमें से कोई नहीं। तो 13वें गुणसूत्र की ड्रायोसोमो में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है पटाउ सिंड्रोम। कौन सा? पटाउ सिंड्रोम। क्लियर है? तो साथियों 170 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा टारगेट है 200 क्वेश्चन करना, और आपका 55 नंबर का महिला पर्यवेक्षक में पोषण एवं स्वास्थ्य आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, बड़े ही अच्छे तरीके से देख रहे हो और पढ़ रहे हो, तो यहाँ से आपके पूरे 55 नंबर के क्वेश्चन मैं आपको कवर करवाने वाला हूँ। अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, पूरा हो जाएगा। 1000 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन असुमेलित है? आपको ये बताना है असुमेलित है। तो पहले बताओ भाई, हीमोफीलिया को साई रोग भी कहा जाता है। बिल्कुल। हीमोफीलिया और वर्णात रोग से मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती है। अगला, वर्णात में रंग विभेद की क्षमता कम होती है। अगला, हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग, अरे ये तो गलत बोल रहा है। पहला, हीमोफीलिया को साई रोग भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है, ये भी सही है। वर्णांता में रंग विभेदन की क्षमता कम होती है, ये भी सही है। आपका जो गलत है वो जे, बी वाला, हीमोफीलिया और वर्णांता रोग से मुख्य रूप से स्त्रियां प्रभावित होती है, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, सभी प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। फ्लेग किससे फैलता है? फ्लेग जीवाणुओं से, प्रोटोजुआ से, विषाणु से, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी आंसर मत लगा दीजिए, ठीक है ना। फ्लेग जो है वो जीवाणुओं से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणुओं से। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया, वाला व्यक्ति देख सकता है निकट स्थित वस्तु को, दूर स्थित वस्तु को, निकट और दूर, या ना ही निकट और ना ही दूर। जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या होगा? दृष्टि दोष, दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है। मायोपिया, जिसको ये दोष है, वो व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो जल्दी से बताइए। तो जीवाणु द्वारा जो होता है वो टीबी होता है, तपेदिक या क्षय रोग। क्लियर है? इबोला एक है, तो ये सभी लोग बता देंगे इबोला क्या है। आतंकवादी संगठन, प्राणघातक विषाणु, एड्स, या इनमें से कोई नहीं। इबोला एक है, प्राणघातक विषाणु। इबोला क्या है? प्राणघातक विषाणु। चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है आपके। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? पोलियो, हैजा, एड्स, या गंजापन।
तो कवक, जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है? तो गंजापन। गंजापन कौन सा है? कवक जनित। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया से क्या प्रभावित होता है? अग्नाशय, आमाशय, यकृत या छोटी आंत। तो पीलिया से यकृत दुष्प्रभावित होता है। क्या होता है? यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से कौन बाल कुपोषण का कारक नहीं है? इनमें से कौन बाल कुपोषण का कारक नहीं है? अस्वच्छ जीवन स्थितियाँ, संक्रमण, बच्चे का रंग, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। कुपोषण का कारक नहीं है बच्चे का रंग। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बच्चों से संबंधित है तो ये हुई थी 1946 में। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986 में। बिल्कुल सही। बच्चों में स्टैंडिंग को रोकने और कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया था? तो पोषण अभियान को किस वर्ष शुरू किया गया था? ये सभी लोग बता देंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये 2018 में शुरू किया था। अति पोषण के कारण हो सकता है, ज़्यादा पोषण हो जाता है, उससे क्या हो सकता है? तो हृदय रोग हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, मधुमेह, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से बताओ, तो ये उपरोक्त सभी है। ज़्यादा पोषण होने से भी बहुत सारे रोग हो जाते हैं। कुपोषण में मुख्य कितने प्रकार होते हैं? कुपोषण में कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4। जल्दी से बताओ। तो 2 प्रकार के कुपोषण होते हैं। कुपोषण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस आयु वर्ग के बच्चे आमतौर पर प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण, पेम नामक एक सामान्य बचपन के विकास के शिकार हो जाते हैं, जो मुख्य रूप से ऊर्जा, प्रोटीन, सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमी के कारण होता है? तो किस वर्ग के बच्चे आते हैं ये आपको बताना है। तो ये जो बच्चे होते हैं 18 से 24, 24 से 30, 13 से 18 या 6 से 12। तो किस वर्ष के होते हैं? ये होते हैं 6 से 12 महीने के। क्लियर है? 183 क्वेश्चन हमने कर लिए और आज हम 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं और आराम से 200 क्वेश्चन आप 1 घंटे के अंदर कवर करने वाले हो। तो साथियों, आज हम एक्स्ट्रा फैक्ट बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, आज हम सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप सुपर फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। आप कमेंट करके बताना 100 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, ये आपको बताना है। क्लियर है? अगर 100 क्वेश्चनों में से आपके 85 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी 90% तैयारी है साथियों। अगर 100 क्वेश्चन में से आपके 45 क्वेश्चन सही होते हैं तो आपकी 50% तैयारी है। क्लियर है? अगर 100 क्वेश्चन में से किसी के 90 क्वेश्चन सही है तो आपकी 99% तैयारी है। क्लियर है? तो कमेंट करके ज़रूर बताना। महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि पढ़ने में भी कम समय मिल रहा है, इसलिए हमने ये डाटा आपको बताया। कमेंट ज़रूर करना और हम ऐसे ही वीडियो बनाएंगे अगर आप कमेंट करके बोलेंगे तो। निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारित करता है? निम्न में से कौन सा गुणसूत्र नर शिशु का लिंग निर्धारित करता है, ये आपको बताना है। एक्स वाई, वाई वाई, एक्स वाई। तो ये नर अगर बच्चा पैदा होता है तो एक्स वाई वाला, और लड़की अगर पैदा होती है तो एक्स एक्स। अगर गुणसूत्र एक्स वाई मिल गया तो लड़का पैदा होगा। लेकिन भारत की जनसंख्या, भारत की जनता बच्चा पैदा करने के लिए ये दवाई खाना, वो दवाई खाना, इस बाबा को दिखाना, उस बाबा को दिखाना। अरे भाई, साइंस की बातों में लगो, दुनिया की बातों में मत लगो। बच्चा जो पैदा होता है, एक्स और वाई गुणसूत्र जब मिलेंगे तभी बच्चा पैदा होगा, ऐसे बच्चा पैदा नहीं होता है। फालतू के चक्रों में मत पड़ो। बेटी सबसे बेस्ट है, जो भी हो वो बेस्ट है। आजकल लड़कियां भी लड़कों से कम नहीं है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवनारंभ के दौरान नहीं होता है? यौवनारंभ जो प्रारंभ होता है उसके दौरान कौन सा नहीं होता है, ये आपको बताना। ठीक है? शारीरिक लंबाई में वृद्धि, गुण लॉन्गिंग,
गुणों का विकास, एडम एप्पल दिखना, रजोनिवृत्ति। तो यौवना आरंभ जब प्रारंभ होती है, शारीरिक लंबाई में वृद्धि होती है, गुण लौंगिक गुणों का विकास होता है, एडम्स एप्पल दिखना भी होता है, रजोनिवृत्ति ये नहीं होता। क्लियर है? किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है? किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई है, ये आपको बताना है। जठर रस, अग्नाशय रस, पित्त रस या आंतरी रस। तो किसे पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी है? तो अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस की संज्ञा दी गई। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय है। तो संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय क्या है? प्रातः टहलना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, पौष्टिक आहार लेना चाहिए, टीके लगवाना चाहिए। तो भाई संक्रामक रोगों से बचाने के लिए टीके लगवाना चाहिए। क्या लगवाना चाहिए? टीके लगवाना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। प्लेटलेट्स की कमी कौन सा रोग होता है जब प्लेटलेट की कमी आती है? मधुमेह, डेंगू, हैजा या मलेरिया? तो ये सभी को पता है, डेंगू से क्या प्लेटलेट्स गिर जाती है इंसान की। अगला, पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है। पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है। अंकुरण, उबालना, पीसना, गीला करना। जल्दी से बताओ। तो पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि है अंकुरण। क्या है? अंकुरण। बच्चों के क्रेटिनिज्म देखा जाता है। बच्चों के क्रेटिनिज्म देखा जाता है, ये आपको बताना। आयोडीन की कमी से, लोहा लवण की कमी से, पोटेशियम की कमी से या मैग्नीशियम की कमी से? तो आयोडीन की कमी से, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये आपको बताना है। मधुमेह, गर्भावस्था की विषाक्तता, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो कहलाएगा वो आपका गर्भावस्था की विषाक्तता। ICDS योजना के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता? तो ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, तो आप बता दीजिए। पूरक पोषक आता है, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा भी आता है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी आता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नवजात में निर्जलीकरण के मामले में ग्लूकोज खालिस्तान के लिए रूप में देते हैं। तो किस रूप में देते हैं? नवजात में निर्जलीकरण के मामले में। तो नवजात के निर्जलीकरण के मामले में सोडियम के अवशोषण, कौन सा आंसर है? ए वाला, सोडियम के अवशोषण के लिए देते हैं। संतुलित आहार को प्रभावित नहीं करते। संतुलित आहार को प्रभावित क्या नहीं करते? पर्यावरण नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। साथ ही 5 क्वेश्चन बचे हैं अपने लक्ष्य से। हम अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता किन परिस्थितियों में होती है? गर्भवती स्त्रियों को, कठोर श्रम करने वाली को, वृद्धि कर रहे बच्चों को, या इन सभी को? इन सभी को अधिक पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 196 वाला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रीय आयोडीन की कमी के विकारों का नियंत्रण कार्यक्रम प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा? तो ये किया गया था शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। गरीब व्यक्ति का मांस किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। गरीब व्यक्ति का मांस गेहूं को, अनाज को, दालों को या मक्का को? तो ये कहा जाता है दालों को। गरीब व्यक्ति का मांस दालों को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है? पायरुविक, थायमिन, क्रिप्टोजेंथिन या पेंटाथेनिक? तो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है क्रिप्टोजेंथिन। कौन सा? क्रिप्टोजेंथिन, ये बदल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धनवंतरी योजना किससे संबंधित है?
धनवंतरी योजना किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। वाहन प्रदान करना, आवास उपलब्ध करवाना, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य। धनवंतरी योजना जो संबंधित है वो निःशुल्क स्वास्थ्य से संबंधित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए और आपका 1 घंटे भी अभी कवर नहीं हुआ। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई थी? कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई थी ये आपको बताना है। तो ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। कन्या शिक्षा परिसर की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भी आपकी 2012-13 में। कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना शुरू हुई थी 2006 में और परिसर की स्थापना हुई थी 2012-13 में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृ अभियान कब प्रारंभ किया गया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 2016 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, मातृ लाभ अधिनियम 1961 में संशोधन कब हुआ था? मातृ लाभ 1961 में संशोधन 2017 में हुआ था। तो साथियों, ये आपके 100 क्वेश्चन हमने कवर किए आज। बहुत ही कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन था। जो भी लोग महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आपका समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लोग 12-12 घंटे का मैराथन लगा रहे हैं, 100 क्वेश्चन भी नहीं करवा पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको यही बोलूँगा, आप जितना ज़्यादा हो अपनी किताबों से पढ़िए, जितने ज़्यादा आपने नोट्स बनाए उनका रिवीजन कीजिए। नई चीज़ें पढ़ने का समय नहीं है। सभी दीदी बहनों भाइयों से मैं निवेदन करूँगा, आपके जो नोट्स है वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपकी किताबें ही सबसे बड़ा हथियार है। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी किताबों का रिवीजन कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसका बार बार रिवीजन करते रहो। अच्छे से क्वेश्चन को समझो और उसका जवाब दो। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। और आप अगर चाहते हो कि हम ऐसा ही वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और कमेंट करके ये भी बताना कि आपके 100 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। क्लियर है? तो मिलते हैं साथियों। अगर आपके इस वीडियो पर अच्छा प्यार रहेगा तो हम अगला 100 क्वेश्चन लेके आएंगे। 200 से आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है। अगर आप PDF चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।